हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके क्लास में। और यहाँ पर हम कर रहे हैं एचटेट की प्रिपरेशन और यहाँ पर हम 5 लेसन कवर कर चुके हैं। आज 6 लेसन करेंगे। तो 6 लेसन में क्या है ये आज इसके बारे में पढ़ेंगे। 6 लेसन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो हमने कर लिए हैं। कोशिश रहेगी कि आज की क्लास में 6 और 7 दोनों लेसन्स कवर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। जो हमारा 6 टॉपिक है, इस 6 टॉपिक का नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी, आपको ये नोट्स कैसे लगे। हालांकि राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं हर एक लेसन से। तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो हर एक लाइन से मैंने क्वेश्चन तैयार कर दिया है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अश्वमेध यज्ञ से राजा बन बैठे, बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था। तो अश्वमेध जो यज्ञ है उससे राजा बन बैठे थे और यह बहुत शक्तिशाली राजा माना जाता था। और राज सिंहासन या बाघ की खाल की एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। जो ये राजा होता था, एक बाघ की खाल के ऊपर एक जो है सिंहासन बना दिया जाता था, उस पर इसको बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। जो युद्ध होता था, जब उसमें राजा का जो सारथी होता था वही उसका सहचर होता था, सारथी होता था वही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गुणगान करता था। जो रथ चलाता था वही सारथी और वही सहचर होता था। और यज्ञ जब होते थे, यज्ञ के अवसरों पर जो राजा की विजय हुई थी उनके बारे में उनके गुणों का गान करता था। और विष अथवा वैश्य जो जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, तो विष और वैश्य जैसे जो सामान्य लोग थे वह उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। जो पुरोहित लोग थे वो उन लोगों को, वैश्य लोगों को शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था, तो उनको नीच जाति का मानकर कई अनुष्ठानों में शामिल भी नहीं किया जाता था। तो वैश्य और शूद्र दोनों नाम आप याद कर लीजिए। इन लोगों को ये अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ये भी आते थे सामान्य लोग उपहार लेकर, और इन्हें पुरोहित कौन मानते थे? पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित कर के यहाँ पर कुछ वर्ण बना दिए थे, यानी 4 भागों में बांट दिया था पुरोहितों ने लोगों को। और यहाँ पर उत्तर वैदिक ग्रंथ में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अन्य ग्रंथ आते थे। तो उत्तर वैदिक ग्रंथ में कौन कौन से ग्रंथ आते थे? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद अन्य ग्रंथ आते थे। और जो ये 4 वर्ण जो थे पुरोहितों ने जिनमें बांट दिया था वो थे ब्राह्मण था, वैश्य था, शूद्र था और शासक यानी क्षत्रिय था। तो पहला ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था। तो यहाँ पर ब्राह्मण जो हैं उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था और यज्ञ वगैरह ये ब्राह्मण करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे ब्राह्मण। तो सबसे उच्च जाति हम ब्राह्मणों को मानते थे उस टाइम पर। तो और ये पुरोहितों ने इन भागों में 4 वर्णों में बांट दिया था। याद कर लीजिए, पुरोहितों ने 4 वर्गों में बांट दिया था, ब्राह्मणों में, शासकों में यानी क्षत्रियों में, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण को सबसे उच्च जाति मानते थे जो वेदों का अध्ययन और यज्ञ वगैरह करते थे। नेक्स्ट हमारा है शासकों का क्षेत्रीय युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। शासकों का क्या काम था? अक्षत्रिय युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना इसका काम था। वैश्य या वैश्य कृषक जो है, पशुपालक, व्यापारी। कृषक, पशुपालक और जो व्यापारिक होते थे, जो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, क्षत्रिय जो युद्ध वगैरह करते थे। और वैश्य में क्या आते थे? जो कृषक थे, पशुपालक थे, व्यापारी थे, ये सारे इसमें क्षत्रिय व वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार रखते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों यज्ञ करने का अधिकार रखते थे, लेकिन जो शूद्र थे, तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे शूद्र लोग। ठीक है, सबसे नीच जो है जाति मानी जाती थी शूद्र। नेक्स्ट हमारे पुरोहितों के, यहाँ पर आपको ये याद रखना है कृषक कौन सी में आते हैं, पशुपालक कौन से में आते हैं, वैश्य में आते हैं, और ये शूद्र कौन से लोग होते हैं? तीनों वर्णों की सेवा करने वाले।
पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जहाँ पर जन्म होता था उसी आधार पर उनका निर्धारण होता था उनकी जातियों का। अछूत लोगों में शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। शिल्पकार जो शिल्प जो है आकृतियां वगैरह बनाते थे पत्थर वगैरह से, और शिकारी लोग थे, और जो भोजन संग्राहक भोजन को कहीं कहीं से इकट्ठा करने वाले थे। इन सभी लोगों को अछूत लोगों में शामिल कर दिया गया। शुद्र लोगों में लोगों को दफनाने वाले भी भी शामिल थे। और चित्रित शूद्र क्या थे? चित्रित शूद्र थे ये थे जो थालियां और कटोरियां थी, थालियां और कटोरियां ही मिली। ये जो है पात्र बहुत पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं, जो सरल रेखाओं तथा ज्योमितीय आकृतियों के रूप में है। जो ये चित्र दूसर पात्र हैं, ये क्या है? चित्र दूसर पात्र, इनको याद कर लीजिए। ये जो पात्र हैं इनमें थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ठीक है, यहाँ से थालियां और कटोरियां मिली हैं। ये जो पात्र हैं, ये जो बर्तन हैं, बहुत पतली सतह के सुंदर और चिकने बर्तन हैं और सरल रेखाओं तथा ज्योमितीय आकृतियों के रूप में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है जनपद। जनपद के बारे में यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन जाता है। लोग जो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे जिनमें कुछ धूसर और लाल रंग के भी होते थे। ठीक है, कुछ लोग हैं मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिनमें कुछ धूसर और लाल रंग के भी होते थे। जनपद की बात करते हैं तो जनपद क्या चीज़ है ये तो आपको समझ में आ गया। धूसर पात्र क्या थे? जनपद थे जन के बसने की जगह। जन के बसने की जो जगह है। जनपदों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला जो है वह इससे संबंधित है। हम नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर जिखेड़ा जिसमें प्रमुख है। जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो मेरठ है, मेरठ के पास जो हस्तिनापुर है उसके और एटा के पास क्या? अंतर जिखेड़ा इनमें प्रमुख है। ठीक है, याद कर लीजिए उत्तर प्रदेश में क्या क्या प्रमुख है। मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास ये अंतर जिखेड़ी। आगे चलते हैं। महाजनपद क्या है? करीब 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद कहते हैं। यानी कुछ जनपद थे वो अधिक महत्वपूर्ण हो गए तो उनको महाजनपद की उपाधि मिल गई। तो करीब 250 साल पहले। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश में ईंटों की दीवारों के अवशेष मिले हैं। कौशाम्बी में यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ईंटों की दीवारों के अवशेष मिले हैं। 2500 साल पहले निर्माण इसका हुआ था। नेक्स्ट है जो कर क्या है? वह कर जो है टैक्स वगैरह जो लगता था उस टाइम पर जो कर लेते थे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। सबसे ज़्यादा फसलों पर कर लगाए जाते थे, अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया जाता था जिसे भाग कहते थे। तो भाग किसे कहते थे ये भी याद कर लीजिए। 1/6वां भाग कितना? 1/6वां भाग भी याद कर लीजिए। इतना हिस्सा वो कर के रूप में देते थे। नेक्स्ट है हमारे पास कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। जो कारीगर वगैरह होते थे उनके ऊपर भी कर लगता था। श्रम के रूप में जैसे बुनकर, लोहार, सुनार को भी राजा के लिए महीनों में 1 दिन काम करना पड़ता था। तो जो बुनकर हैं, लोहार है, सुनार है, इन सभी में से सभी को महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था राजा के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है कृषि में परिवर्तन। हाल के फाल अब लोहे के बनने लगे। जो हाल वगैरह हैं वे लोहे के बनने लगे, पहले लकड़ी के बने होते थे। भूमिहीन खेतीहर मजदूर कमकार जो हो गए। भूमिहीन जो खेतीहर मजदूर है जिसके पास भूमि नहीं थी वो जो खेती करते थे मजदूरों के रूप में तो वो थे कमकार। क्या थे? कमकार थे। याद रख लीजिए कमकार कौन थे? भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं होती थी। खेती हर मजदूर, लेकिन फिर भी वो खेती वगैरह मजदूरी करते थे। जो काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेती हर मजदूर करते थे उन्हें कामगार कहते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। कामगार क्या होते हैं? जो काम ज़्यादातर दास दासी और भूमिहीन खेती हर मजदूर करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाता है। ईंट की दीवार के जो अवशेष हैं वह कहाँ से मिले हैं? ईंट की दीवार के अवशेष हैं
ईंट की दीवार के अवशेष ये मिले थे कहाँ से? इलाहाबाद के। इलाहाबाद जो कि हम अभी कर चुके हैं। इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में मिले हैं, और जिसका नाम है कौशाम्बी किले की दीवार, जो है कौशाम्बी किले की दीवार, ये जो है ईंट की बनी हुई मिली गई है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन बन जाता है। तो ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। ये हमारा 5th चैप्टर है। 6th चैप्टर हमारा हो गया। 5th चैप्टर रह गया था, मैंने देखा ही नहीं पीछे। तो ये 5th चैप्टर भी अभी हम कवर कर लेते हैं। वेद से संबंधित है। ऋग्वेद जो रचना है वह 3500 साल पहले की रचना है। तो ऋग्वेद रचना कितनी पुरानी है? 3500 साल पहले की रचना है। 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं और उन्हें जिन्हें सूक्त कहते हैं। 1000 से ज़्यादा क्या है इसमें? प्रार्थनाएं जिन्हें सूक्त कहते हैं। तो सूक्त कितने हैं? 1000 से ज़्यादा, और 3500 साल पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसमें सूक्त का मीन्स क्या है? सूक्त का मीन्स है अच्छी तरह बोला गया। सूक्त का मीन्स है अच्छी तरह बोला गया। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता, और सोम पौधे से संबंध रखने वाले थे, जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। तो यहाँ पर याद कर लीजिए, अग्नि जो है आग के देवता, इंद्र जो है युद्ध से संबंधित है, सोम जो है ये पौधे से संबंधित है। तो इसलिए जिसे एक खास पेय के रूप में बनाया जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद की जो भाषा थी वह प्राकृत संस्कृत और वैदिक संस्कृत कहलाती थी। ऋग्वेद की भाषा कैसी थी? प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती थी। और विश्वामित्र नामक ऋषि जो है और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां थी, व्यास और सतलुज। विश्वामित्र जो है नामक एक ऋषि थे, और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां थी। देवियों के रूप में पूजित 2 नदियां कौन सी थी? व्यास और सतलुज। व्यास और सतलुज 2 नदियां थी जो पूजनीय थी उस टाइम पे। और यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यह जो संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की पांडुलिपियां भृज वृक्ष की छाल पर लिखी गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, जो ऋग्वेद है उसकी जो पांडुलिपियां हैं वह भृज वृक्ष की छाल पर लिखी गई कश्मीर में पाई जाती हैं, जो कि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया। सबसे पहले ऋग्वेद को छापने के लिए किसका प्रयोग किया गया? भृज वृक्ष का प्रयोग किया गया। और जो ये पांडुलिपियां हैं ये भृज वृक्ष की छाल पर लिखी गई, जो कि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया। याद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। यह पांडुलिपि कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक कर दीजिए करें और शेयर भी कर दीजिए करें। यहाँ पर हम 7th क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे कि आपको पता है HTET है, पोस्टपोन हो गया है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा और ज़्यादा समय मिल गया है प्रिपरेशन के लिए। तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख एक बार हुआ है, तथा ऋग्वेद में गंगा यमुना का वर्णन कितनी बार हुआ है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उल्लेख एक बार हुआ है। वह सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का जिक्र भी हुआ है। सरस्वती, सिंधु और सहायक नदियों का भी जिक्र हुआ है, लेकिन गंगा और यमुना का उल्लेख केवल एक ही बार हुआ है। बहुत स्पीडली कवर कर लेते हैं आज की क्लास। ये आगे के क्वेश्चन, लोगों की जो विशेषता बताने वाले शब्द क्या हैं। यहाँ पर ब्राह्मण जो है वो पुरोहित, राजा लोगों से संबंधित रखते थे। पुरोहित थे ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन थे? पुरोहित सबसे उच्च जाति मानी जाती थी, जैसे हम पीछे वाले लेसन में पढ़ के आए हैं। ऋग्वेद में जनता को जन और विष, ये हिंदी में जन और विष, वैश्य शब्द जो है पुरु जन या विष। भरत जो है जन या विष, और यदु जो है जन या विष, जैसे कई उल्लेख यहाँ पर मिले हैं। तो याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जनता को जन हिंदी में बोलते हैं। विष वैश्य शब्द जो है यह पुरु जन या वैश्य। भरत है वह जन या वैश्य, और यदु जन या वैश्य, जैसे कई उल्लेख यहाँ पर मिलते हैं। पुरु, भरत, यदु। नेक्स्ट दशु। दशु क्या है?
दस्यु जो है यह लोग जो यज्ञ नहीं करते थे उनको दास वगैरह बोलते थे, दस्यु बोलते थे, शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद में दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया और युद्ध में बंदी बना लिए गए लोग ही जो है ये गुलाम होते थे। युद्ध में जितना भी जीता जाता था युद्ध और जितने बचते थे लोग उनको बंदी बना लिया जाता था और वे गुलाम हो जाते थे। कहानी जो है महापाषाणों की कहानी यहाँ पर देख लेते हैं। महापाषाण क्या है? बड़ा पाषाण मतलब पत्थर, बड़ा पत्थर। शिलाखंड महापाषाण जो है बड़ा पत्थर, जैसे कि यहाँ लिख दिया मैंने। एक पत्थर करेनों द्वारा लगाए जाते थे। ये पत्थर जो है बड़े बड़े थे जिनको महापाषाण बोलते थे, ये करेनों द्वारा लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। जो ये कब्रें वगैरह थी इन्हीं पत्थरों से बनाई जाती थी जो 3000 साल पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी और भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। यह प्रथा कहाँ कहाँ प्रचलित थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण जो हैं वह जमीन के ऊपर और जमीन के अंदर, कुछ महापाषाण कहाँ पर है? जमीन के ऊपर हैं, कुछ जमीन के अंदर होते थे। महापाषाणों को ताबूत समाधान या शिष्ट कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महापाषाण को क्या ताबूत समाधान या शिष्ट कहते थे? शिष्ट किसे कहते थे? जहाँ पर जो है दफनाया जाता था। महापाषाणों को ताबूत समाधान कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। शिष्ट है यह क्या है? शिष्ट में एक पोर्ट होल। शिष्ट में क्या होता है? शिष्ट का मतलब आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कब्रें वगैरह होती थी उनको शिष्ट बोलते थे, जिसमें एक पोर्ट होल होता था, एक बड़ा सा सुराग होता था और जो है परिवार के लोग इसी रास्ते से दोबारा दफना दिए जाते थे दूसरे जितने भी लोग मरते थे। यहाँ पर जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था, जो खुला होल था, और शिष्ट में था एक यह होल। ब्लैक एंड रेड वेयर मिट्टी के बर्तनों पर ये होते हैं। ब्रह्मगिरी में 33 सोने की मनके तथा शंख पाए गए। जो ब्रह्मगिरी है उसमें 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। या इम्पोर्टेंट है। जो इनाम गांव है ये भी इम्पोर्टेंट है। इनाम गांव में विशिष्ट लोगों की कब्रें मिली हैं। कहाँ पर कब्रें मिली हैं? इनाम गांव में। गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था। सिर उत्तर दिशा में, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। सिर उत्तर दिशा में होता था और खाना भी इसके साथ रख दिया जाता था। 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया जाता था। जो 5 कमरों वाले मकान थे उनके बीच में आंगन में 4 पैरों वाली मिट्टी के एक बड़े संदूक में इनको दफनाया जाता था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के वैद्य हुए थे जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी। इन्होंने 2000 साल पहले चरक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या लिखा? चरक संहिता लिखी। वे कहते थे मनुष्य के 360 हड्डियां होती हैं। दांत प्लस हड्डियों के जोड़ जो होते हैं उनको कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बनाई गई है। इन सभी को जोड़कर ये संख्या बनाई गई है। इनाम गांव में कृषकों का जो निवास है वह 3600 से 2700 साल पहले स्टार्ट हो गया था। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।